नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम मॉड्यूल 8 को देखने वाले हैं यूपीपीसीएस प्री 2022 के लिए और ये आपका हिंदी में माध्यम में होगा। अभी तक आपको 7 मॉड्यूल्स दोनों लैंग्वेजेस में मिल चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जाकर देख लीजिए। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसमें देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को शेयर ताकि उनकी भी तैयारी आपकी तरह बेहतर हो सके दिन प्रतिदिन। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसमें आज हम पहले गवर्नमेंट स्कीम्स देखने वाले हैं, यानी कि सरकारी योजनाएं। जिसमें पहली योजना आपकी कौन सी होगी, यहाँ पर उनका नाम दिया गया है, वो कब प्रारंभ हुई है वो चीज दी गई है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, इनके पीछे का उद्देश्य क्या है और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी हमें क्या मिलती है इस योजना से, हम ये समझेंगे। यहाँ पर योजनाएं डिस्कस करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि आप समझ सकेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते रहे और कहाँ से एग्जैक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, वही एग्जैक्टली फैक्ट्स आपके सामने लेकर आए ताकि कम समय में कैसे समराइज करके चीजों को पढ़ेंगे तो बेहतर एक आउटपुट आपके एज अ रिजल्ट निकल कर आएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को आप फ्री ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सर के नंबर की डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में भी दी गई हैं, बीच बीच में आपको देती रही जाएंगी, तो आप चाहें तो वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे। एग्जाम से संबंधित, अपने नोट से संबंधित या पर्टिकुलर एग्जाम से संबंधित भी आप सर से किसी भी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करें। देखिए पहली योजना क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब देखिए प्रीलिम्स में यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, जीरो प्रीमियम से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, सब्सिडी, फसल बीमा इत्यादि से यहाँ पर जो मेंशन किया गया उससे आपके प्रश्न डायरेक्ट यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं कह रही थी ना आपके सर के नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप उन पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आइए बैक टू द योजना। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फिर से समझते हैं। मैं कह रही हूँ कि इसमें ये देखेंगे कि फसल बीमा योजना जो है वो आप देखते हैं इसको इस तरह से लिखते हैं ना, PMFVY। ठीक है, इसकी जो शुरुआत इसको लॉन्च किया गया था 2016 में और इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया जा रहा है या किया गया है। ठीक है, इसने देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को क्या किया है कि परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, मेन चीज पे हम आते हैं। अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि इसका उद्देश्य समझे तो देखिए इसमें उद्देश्य है कि किसानों पर बीमा प्रीमियम के बोझ को कम करने और पूर्ण बीमित राशि के फसल आश्वासन के दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है। बेसिकली इसमें यहाँ पर उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा हो गए, कीट हो गए, बीमारी, रोगों या किसी भी तरह के फसल के खराब होने की कंडीशन में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना है ताकि किसानों की जो आय है ना उसको स्थिर करने में मदद मिल सके। खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना है इसका उद्देश्य, और किसानों को नए और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए उनको क्या करना है, इंकरेज भी करना है, प्रोत्साहित करना है, और कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रभावी सुनिश्चित इसमें करना है इस बीमा योजना में। ठीक है, ये फसल बीमा योजना से संबंधित है और इसके अंतर्गत रबी, खरीफ और वाणिज्य बागवानी फसलें इसमें शामिल हैं। क्लियर है। चलिए दूसरी योजना क्या है आज की हमारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये 1 जुलाई 2015 से जारी हुई थी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके पीछे का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है इस योजना का कि उचित प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग यानी कि सही तरह से उपयोग और क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन है। ठीक है, कृषि सिंचाई से संबंधित है बेसिकली ये। इस योजना को बोला गया था कि भाई 5 वर्षों तक यानी कि 2015-16 से 2020 तक की अवधि के लिए 50 करोड़ रुपए का खर्च के साथ इसका अनुमोदन किया गया था और 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021 और 26 के लिए जो अब आने वाले वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इतने रुपए का इसमें करोड़ का प्रावधान, पैसों का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, इस अवधि में
इसके पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट का कार्यान्वयन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ फार्मर्स वेलफेयर कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पर ड्रॉप एंड मोर क्रॉप कंपोनेंट जो कार्यान्वयन है वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। वेलफेयर फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट कर रहा है और 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ लॉन्च किया गया। तो आपसे हो सकता है डायरेक्ट पूछा जाए ऐसे कि हर खेत के साथ खेत को पानी, ये किस योजना के अंतर्गत ये स्लोगन दिया गया था, वाक्य जो है लॉन्च किया गया था। तो हमें क्या बताना होगा, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये वाक्य बोला गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अब देखेंगे कि इसके अंतर क्या था, इसको लॉन्च कब किया गया था, पहले ये समझ लेते हैं हम। 19 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से शुभारंभ हुआ था। पीटी में डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और इसे भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कि देश में जितने भी किसान है ना, उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने में राज्यों का सहयोग करना है। अब ये मृदा कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड की जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली आप देखेंगे ना, ये जो योजना है ना, इसकी थीम क्या है, इसको भी यहाँ पर समझते चलते हैं। इसकी थीम ये है कि भाई स्वस्थ धरा खेत हरा, कुछ इस तरह से। देखिए इसकी थीम क्या दी गई है, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये स्लोगन है इसका, थीम है इसकी। और देखेंगे कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा और किसान जिनकी आयु 40 वर्ष तक है, ध्यान से सुनिएगा, वो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और नमूना परीक्षण कर सकते हैं। प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, जिसका 75% केंद्र यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है, उसको अपने वो देती है इसका। और स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह या कृषक उत्पादक संगठनों के लिए भी ये प्रावधान दिए गए हैं। योजना के तहत क्या होता है कि मृदा की जो कंडीशन है ना, उसका आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों के द्वारा हर 2 वर्ष में किया जाता है, ताकि पोषक तत्वों की कमी की पहचान के साथ ही सुधार लागू हो सके। ठीक है, तो इसीलिए इसका उद्देश्य भी देखेंगे आप क्या था कि देश भर में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने में राज्यों का सहयोग करना है, ताकि देश के सभी किसानों को प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरकों के इस्तेमाल में पोषक तत्वों की कमियों को पूरा करने का आधार प्राप्त हो सके। ठीक है, पोषक तत्वों का जो प्रभावकारी इस्तेमाल बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में पोषण प्रबंधन आधारित मृदा परीक्षण सुविधा विकसित करना और उन्हें बढ़ावा देना था बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी थीम क्या थी, स्वस्थ धरा खेत हरा। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना था, उनको संपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना था, जो कि अभी मैंने बताया। इस कार्ड में 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। ये जो कार्ड है वो 3 वर्ष के अंतराल में एक बार जारी किए जाएंगे, अभी मैंने आपको बता दिया है। मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या था, मेक इन इंडिया क्या है, ये सितंबर 2014 से लागू होती है योजना। इसके बाद आप इसमें देखते हैं कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया था और इसका उद्देश्य था कि देशव्यापी स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से की गई थी। दरअसल इसको ऐसे समझिए कि औद्योगिक क्रांति ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और संपूर्ण विश्व को यह दिखाया है कि यदि किसी देश का विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होता है तो वह किस प्रकार से उच्च आय वाला देश बन सकता है। जैसे कि चीन इस तत्व का ज्वलंत उदाहरण हम देख सकते हैं और इस पहल के माध्यम से भारत को एक वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, और इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या किया था कि 3 उद्देश्य कुछ निर्धारित किए थे, जिसमें से कुछ हम यहाँ पर देखने वाले से दुनिया भर के निवेश को आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को यहाँ पर मजबूत करना है। तो विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है ये और इस योजना के 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई थी। वर्ष 2022 तक कहा गया था कि अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित 100 मिलियन रोजगार देना है। ठीक है, रोजगार का सृजन करना है ताकि ये सुनिश्चित करना, ये निश्चित करना है कि जो जीडीपी है ना उसमें विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान है वो 2025 तक, इसमें नहीं हम मैं इसको बताती हूँ कि 2025 तक जो कि अब संशोधन करके 2022 यहाँ पर कर दिया गया है, इसमें 25% तक बढ़ोतरी हो जाए जीडीपी की विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के द्वारा। ठीक है, मेक इन इंडिया पहल में अर्थव्यवस्था के 25 प्रमुख क्षेत्रों को, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, यहाँ पर दिया ना 25 प्रमुख क्षेत्र, ऑटोमोबाइल, खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पहल के साथ क्या होगा कि केंद्र और राज्य सरकार भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दुनिया भर से निवेश आकर्षित करने का प्रयास भी करती रही और कर रही है फिलहाल। ठीक है, अब निवेशकों पर पड़ने वाले बोझ को यहाँ पर कम करने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत क्या है कि व्यावसायिक संस्थाओं के सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्लियर है। चलिए, अब दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना क्या है, 16 अक्टूबर 2014 को जारी की गई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य क्या था, या मोटा मोटा समझते हैं कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, सुगम व्यवसाय का समर्थन करना, श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण
प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी सहायता का विस्तार करना है। तो 3 चीजें हैं, औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, सुगम व्यवसाय का संवर्धन करना और श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। श्रम एवं रोजगार से संबंधित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखेंगे 5 योजनाएं हैं, जैसे समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की गई इनकी नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना और पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि इसमें शामिल किया गया है। किसमें? दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। स्मार्ट सिटी मिशन की अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो क्या है? इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी, पुणे कार्यान्वयन के रूप में की गई थी और इसकी शुरुआत में आप देखते हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? पैच। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद स्मार्ट सिटी योजना मिशन क्या था? 2015 25 जून से इसको शुरू किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जहां पर मंत्रालय जितनी जगह दिया गया है ना, सीधे आपसे डायरेक्ट योजना के नाम दे देते हैं, एक तरफ उनके मंत्रालय पूछे जाते हैं, तो इनके मंत्रालय किसके द्वारा कौन जारी करा? ध्यान रखिएगा। शहरों के मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर नागरिकों को सभ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ साथ एक स्वच्छ टिकाऊ पर्यावरण का सृजन करना है। किस मिशन के अंतर्गत आता है? स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। ठीक है, निर्माण से नवीनीकरण की यहाँ पर बात की गई, सीधे यहाँ लिखा हुआ है। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन क्या था? 25 जून 2015 को नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें सुनिश्चित करना है कि जितने भी परिवार है ना, उनको निश्चित जलापूर्ति, जल की पूरी तरह उनकी पूर्ति हो, सीवरेज कनेक्शन सहित नल सुलभ हो। तो 2-3 चीजें हैं, प्रत्येक परिवार को जल आपूर्ति हो, सीवरेज कनेक्शन और सहित जल नल, यहाँ पर नल जो सुलभ हो सके और हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान अर्थात पार्क वगैरह विकसित करने के लिए शहरों की भव्यता में वृद्धि करना है। तो पार्क वगैरह जो है, ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखा जाए, खुले मैदान इनकी पार्क वगैरह विकसित किए जाएं। ठीक है, प्रत्येक प्रकार जो जल आपूर्ति उसको ध्यान रखा, सीवरेज जो कनेक्शन है उसमें सही तरह से नल इत्यादि का सुलभ कनेक्शन हो, उनको उसकी सही सुविधा मिल सके। तो शहरों में बुनियादी जो बेसिक जरूरतें हैं ना, उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, तो ये संबंधित है। आगे देखते हैं, इसमें स्टैंड अप इंडिया जो है वो क्या है? एक्चुअली स्टैंड अप इंडिया क्या है हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ कि 15 अगस्त 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। तो इसमें क्या था? बेसिकली जो आपका स्टैंड अप, जो हम कह सकते हैं कि स्टैंड अप इंडिया है, वो क्या है? बेसिकली आप देखेंगे कि इसमें आर्थिक रूप से उसको आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था 2015-16 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है हम जरा वो समझते हैं। वित्त मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं या जो एससीज हैं और एसटीज हैं, वो समुदाय के लोगों के बीच, महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बीच में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ताकि व्यापार, विनिर्माण और जो सर्विस सेक्टर में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में तैयार और प्रशिक्षु दोनों प्रकार के उधार लेने वालों की मदद की जा सके। ठीक है, यहाँ पर वही दिया गया कि इसका उद्देश्य का प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लेनदार और एक महिला लेनदार को नई परियोजना में की स्थापना के लिए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का बैंक ऋण प्रदान किया जाना है। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित इसका मेन विषय है। आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन करने पर विशेष ध्यान देते हैं और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2025 तक का इसका विस्तार किया गया है इस योजना का। क्लियर है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यदि हम देखें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 से जो है हमारे सामने आई है और इस योजना के द्वारा कहते हैं कि जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं की जो बच्चे हैं, ऐसे छात्र जिन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है, ऐसे छात्रों को प्रशिक्षण देकर उनमें स्किल का विकास करना है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? कौशल विकास की बात कर रहा है। स्किल को डेवलप करना है और जिससे ऐसे छात्रों को फ्यूचर में जो रोजगार के अवसर है वो पैदा हो सके और उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के कई सारे अवसर उनके लिए उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 4 वर्षों के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है, ये इनका टारगेट था। युवाओं को प्रशिक्षण से संबंधित है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही चर्चित है। इसमें 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना को लॉन्च किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। देखिए, कहते हैं ना कि एक बेटी जब पढ़ती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि 2 परिवार जो है शिक्षित होते हैं। तो इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चियों की देखभाल के लिए इसको गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें 100 जिलों में लागू किया गया था इसको। लिंगानुपात सब
सबसे कम इस योजना में देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था। इसके तहत एक वर्ष में जन्म जो हमारा लिंगानुपात है, सेक्स रेशियोज में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। और प्रेजेंट टाइम में कहते हैं इस योजना का जो विस्तार है भारत के समस्त जिलों में किया जा चुका है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त पहल के द्वारा इसको तैयार किया गया, लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई एक मंत्रालय के द्वारा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है ये। तो इस तरह से ट्विस्ट हो सकता है, स्टेटमेंट में चेंजेस आ जाए, तो हमें यहाँ पर डरना नहीं है, पढ़े होंगे तो भूलेंगे नहीं आप ये चीज। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये क्या है, 1 मई 2016 से उत्तर प्रदेश के बलिया, जो बिहार और यूपी के बॉर्डर पर, जो आपका यूपी का जो लास्ट का एक जिला कह सकते हैं आप, ये जो बलिया यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है, बलिया जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले जो निर्धन परिवार है उनको एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस की जो बात है, स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है उनको, तो एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है इसमें। ठीक है, यहाँ पर लिखा कि महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। एलपीजी पर 1600 का वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये उस वक्त की जब आई थी योजना तब की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है, और इसमें आप देखेंगे कि ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कब लॉन्च किया गया, 2011 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा शुरू किया गया था। गरीबों के सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करना है, आजीविका के बहुत सारे स्रोतों को प्रोत्साहन देना है। तो ग्रामीण निर्धनता को बेसिकली समाप्त करना इनका मेन मोटो है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर 2015 में क्या कर दिया गया था, दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि DAYNRLM कर दिया गया था। क्लियर है। चलिए, अभी तक हमने सारी योजनाएं जो अभी तक इसमें दी गई हैं इस मॉड्यूल में हमने कवर कर ली है। ऐसे आने वाले और भी मॉड्यूल्स में आपको योजना देती जाती रहेंगी, ताकि जितनी भी पुरानी और नई योजनाएं उनके बारे में आप जानें। बहुत से बच्चों का ऐसा प्रश्न है कि ये तो पुरानी योजना, हम इसको क्यों पढ़ें। देखिए, आपके प्रश्न पत्र में योजनाओं से संबंधित काफी प्रश्न रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पुरानी योजनाओं को भी कवर करना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है एक दूसरे के साथ मिक्स करके आपको दे दिया जाए। तो आप ये तभी छटनी कर सकते हैं जब आपने पुरानी योजनाओं को भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, एटलीस्ट रिवाइज किया होगा, राइट। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है SFR है अपना, वो 17 नवंबर की जो रिपोर्ट आई है उसका आंकड़ा जो 19, 20 का 21 का है उसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर है। देखिए, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्षावरण की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्षावरण की जो बात करें, कुल वनों की जो कितना टोटल वन है पूरे, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल में 9.23% यहाँ पर इतना क्षेत्र में आप देखेंगे वनावरण है, वृक्षावरण यहाँ पर फैला हुआ है। और उत्तर प्रदेश में वनावरण की बात की जाए तो देखते हैं उसके क्षेत्रफल का 6.15% जो है वो वहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में वनावरण टोटल दिखाई देगा। इसके बाद आप देखते हैं कह रहे हैं कि सबसे अधिक वनावरण जो है वो सोनभद्र में है। कुल और प्रतिशत दोनों हिसाब से, मतलब सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ पर है, सोनभद्र में है, और प्रतिशत के हिसाब से भी देखा जाए तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा वनावरण है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे कम, देखिए अभी तक अधिक की बात करें, अब यहाँ पर कम वनावरण कहाँ पर है, भदोही में है। ठीक है, और वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर देखने को मिलती है, सहारनपुर में देखने को मिलती है। और सबसे अधिक कमी कहाँ देखने में मिलती है वनावरण में, सोनभद्र में मिलती है। तो देखिए क्या, सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र में है, और वनावरण में सबसे अधिक कमी भी सोनभद्र में ही यहाँ पर दी गई। सबसे ज्यादा झाड़ियां आप देखेंगे आगरा में आपको देखने को मिलेंगी, और जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार। और जो ISFR की जो रिपोर्ट है 2021 के हिसाब से उत्तर प्रदेश में खुले वन और मध्यम सघन वन और अति सघन वन का जो है कुछ इस प्रकार से उसका पैटर्न रहता है। खुले वन, फिर इसका मध्यम सघन वन आते हैं, फिर अति सघन वन है। इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वन के जो प्रकार है वो चैंपियन और सेठ वर्गीकरण किया, 29 प्रकार के उन्होंने बताए हैं, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। और सबसे अधिक कहते हैं उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि इसको इससे इधर आप समझेंगे तो देखेंगे कि यूपी के वनों के अगर प्रकार की बात की जाए तो 3 टाइप्स के आपको यहाँ पर टाइप्स दिखते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यूपी का जो कुल वन का क्षेत्रफल है ना, उसका 32.92% जो वन क्षेत्रफल है वो जंगल की आग के शिकार होने के लिए आंका गया है। ठीक है, वहाँ पर आग लगने की संभावनाएं वहाँ पर ज्यादातर रहती हैं। इनमें से लगभग 14.1% क्षेत्र जो अत्यधिक प्रवण है, और इसमें 7.04% भी अधिक प्रवण है, और 10.5% भी अधिक प्रवण है इसमें। क्लियर है।
फिर इसके बाद देखते हैं आईएसएफआर के द्वारा जो 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों की संख्या कितनी है, 0 है, और आदिवासी जिलों की संख्या वहां पर 1 है। इसका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अलावा बाह्य क्षेत्र लगभग 5,675 किलोमीटर तक आंका गया है। उसमें यूपी में देखेंगे वनों के क्षेत्रों के बाहर के जो वृक्ष हैं उनका विस्तार 13,096 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। इसके बाद कहते हैं कि यूपी में वनों का जो कुल कार्बन स्टॉक है जिसमें टीओएफ जो होता है वो जंगलों के क्षेत्र से बाहर वृक्षों की भाग इसमें भी शामिल होते हैं। वो देश के कुल वन कार्बन का 1.63% है और यूपी के कुल हिस्सों के विभाजन के अनुसार वन कार्बन इस प्रकार है जैसे मृदा में मौजूद ऑर्गेनिक कार्बन, भूमि के ऊपर का कुल जैव भार और भूमि के नीचे का कुल जैव भार, कूड़ा करकट, मृत कास्ट इत्यादि उसमें इस प्रकार से शामिल होते हैं। क्लियर है। उत्तर प्रदेश में गैर वन उत्पादन प्रजातियां देखें तो उसमें कौन कौन सी, जैसे ऑसिमम वेसिलिकम हर्ब्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर इसमें वेटेवेरिया जिजा नोइट हर्ब्स हो गया, हेलिटेरस आइसोरा झाड़ी हो गया, अधा टोड़ा वासिका झाड़ी हो गया, ये सब क्या है, गैर वन उत्पादन आपकी कई प्रजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे RAF ग्रीन वॉश जो है आपका, ग्रीन वॉश मैंने इससे पहले पढ़ाया था कितने वर्ग किलोमीटर में है और कौन कौन से राज्य में आक्रामक प्रजातियां इसमें, जैसे लेंटाना कैमरा है, कैस्ट्रिया हो गया, कैस्ट्रिया टोरा हो गया, सेक्रम हो गया, उसके बाद आप देखेंगे डाइस्कोरिया हो गया, पेंटाफिला हो गया, ये सब आपके क्या है यहाँ पर ग्रीन वॉश के अंदर जो राज्य के प्रमुख आक्रामक प्रजातियां उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि शीर्ष 5 वृक्ष प्रजातियां जो गांव की बात करें टीयूएफ में जिनके बारे में मेंशन किया गया, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिया हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, पॉपुलस आजादी राचा इंडिका हो गया, ये सब आपके इसके नाम हैं। उत्तर प्रदेश में शहरी 5 वृक्षों की प्रजातियों के नाम यहाँ पर देखिए इस तरह से दिए गए हैं। ये ग्रामीण 5 शीर्ष जो 5 वृक्ष प्रजातियां उनकी, ये शहरी की बात कर रहा है। अब वनावरण में उत्तर प्रदेश में शीर्ष 5 जिले कौन से क्षेत्रफल ज्यादा जिसमें फैला हुआ, अभी हमने पढ़ा था सोनभद्र में सबसे ज्यादा वनावरण है, तो यहाँ पर सोनभद्र का नाम दिया गया है। इसमें देखिए इसके बाद जो अधिकतम वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं उनको कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे सोनभद्र हो गया आपका, चंदौली हो गया, चित्रकूट हो गया, ये आईएसएफआर जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं बता रही हूँ। सोनभद्र में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वनों का पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर परसेंट देखें कितने परसेंट, तो परसेंटेज से याद रखिएगा सोनभद्र में कितना क्षेत्रफल कवर करता है, वनावरण का 35.29%, खीरी में करता है आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रतिशत में भी सोनभद्र है और आपका क्षेत्रफल में भी सोनभद्र ही है। खीरी आता है दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल, फिर मिर्जापुर इतने स्क्वायर किलोमीटर, पीलीभीत, फिर चित्रकूट है। ये आपके शीर्ष 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण है इन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, यूपी में। इसका प्रतिशत में कितना किसका है, देखिए चंदौली का 21.78% है, चित्रकूट का 19.64% फैला हुआ है, वन आवरण है वहाँ पर, पीलीभीत में इतना, श्रावस्ती में इसका इतना है, ठीक है। इसके बाद शीर्ष 5 जिले आप देखेंगे जो है वो वनावरण में वृद्धि के अनुसार लिखे गए, किस प्रकार से वृद्धि उसमें होती है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर देखी गई है, सहारनपुर में, इसका चित्रकूट में, फिर प्रयागराज, फिर बाराबंकी, फिर बलराम में। और शीर्ष 5 जिले ऐसे कौन से जिसमें झाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा भी हमने पढ़ा था आगरा में है, फिर महोबा, मिर्जापुर, इटावा और झांसी, ठीक है। इसके बाद निम्न 5 जिले जो क्षेत्रफल में फैले हुए जिसमें सबसे कम आप देखते हैं कि वनावरण पाया जाता है कि क्षेत्रों के क्षेत्रफल के अनुसार, तो देखेंगे भदोई हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आएगा आपका मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया। और 5 जिले ऐसे निम्न कौन से जो परसेंटेज के हिसाब से वनावरण उनमें सबसे कम है, जैसे भदोई सब में सबसे कम है परसेंटेज के हिसाब से, फिर उसमें देखा जाए मैनपुरी है, फिर देवरिया है, फिर बदायूं है, फिर आपका मऊ है, ओके। इसके बाद निम्न जिले जो वनावरण में कमी रखते हैं वो है सोनभद्र। 5 निम्न जिले ऐसे कौन से सोनभद्र में सबसे कम है, जो कमी बताते हैं, यहाँ पर हमने वृद्धि के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर उसमें कमी दर्शा रहे हैं। फिर मिर्जापुर, फिर चंदौली, बिजनौर और सुल्तानपुर, यहाँ पर फिर जिले ऐसे 3 जिले जिसमें जिलों में झाड़ी नहीं पाई जाती, जैसे सुल्तानपुर मेन है, पहले बस्ती है, फिर अम्बेडकर नगर है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर कुछ अति सघन वाले कम बस्ती वाले जिले यहाँ पर दिए गए हैं, मध्यम सघन वन वाले यहाँ पर कुछ नगर जिले दिए गए हैं। सबसे कम जो है खुले वन कहाँ पर, भदोई में है आपके, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से उनका सीक्वेंस दिया गया है, कुछ जैसे यहाँ पर कोई सारे नाम दिए गए हैं। इसके बाद भौगोलिक क्षेत्रफल आप देखेंगे कितना क्या है, इतना यहाँ पर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में इसका भौगोलिक क्षेत्रफल देखा गया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर औसतन आप देखेंगे कि औसत जनसंख्या घनत्व कितना है यूपी का, तो 829 पर वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या घनत्व है। और भौगोलिक निर्देशांक देखेंगे तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं इससे। पशुधन जनसंख्या 19वीं जो पशुधन जनगणना जो गणना हुई थी उसके अनुसार बताते हैं 68.71 मिलियन यहाँ पर पशुधन गणना हुई है, जिसमें इतने मिलियन पशु के बारे में पता चलता है, पशु जनसंख्या, ठीक है।
2011 के अनुसार यूपी की जनगणना जब देश की जनगणना हुई तो यूपी के बारे में पता चलता है कि 199.81 मिलियन जनसंख्या है। यहाँ पर कुल जिलों की संख्या यूपी की कितनी है, 75 है। ये पता होना चाहिए हमें। पहाड़ी जिलों की संख्या 0 है। जनजातीय जिलों की संख्या कितनी थी, 1 थी। ये वही चीज़ें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं। शहरी जनसंख्या यहाँ पर इतने परसेंट है, 22.27%। ग्रामीण जनसंख्या देखिए यहाँ पर काफ़ी है यूपी में, ठीक है। जनजातीय आबादी यहाँ पर 0.57% है। वही आप जब एमपी की साइड जाते तो ये बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर जनजातियाँ जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद यूपी में आपकी इतनी है। उत्तर प्रदेश में वनावरण का क्या पैटर्न रहता है, अभी मैंने जैसे बताया था, खुले वन, मध्यम घने वन और अति घने वन, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उनका क्षेत्रफल दिया कि भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट कवर करते हैं। अति सघन वन 1.09%, मध्यम सघन वन 1.67%, खुले वन 3.39%, कुल कितना है 6.15% और झाड़ी आपकी 0.23%, जिसमें आगरा टॉप पर है। क्लियर है। भूमि के उपयोग का पैटर्न क्या हिसाब है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से भूमि का जो है वो दोहन होता है, उसको यूज़ किया जाता है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे 24,093 हेक्टेयर जो भूमि है वो उपयोग होती है हमारे यूपी की। अगर बात करें ऊपर कर रहे हैं तो भूमि उपयोग के रिपोर्टिंग क्षेत्र इतना है आपका, जंगल यहाँ पर इतने हैं। और खेती के लिए उपलब्ध जो नहीं है भूमि वो कितनी 3,607 हेक्टेयर की बात कर रहा है। और स्थायी चारागाह, अन्य चारागाह भूमि 66 है आपकी, प्रतिशत 0.27% है। यहाँ पर उपयोग के प्रकार फिर वही दे, विविध वृक्ष, फसलों, उपवनों के अंतर्गत भूमि कितनी कवर होती है, 283 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कवर होता है, यानी कि 1.17%। और बंजर भूमि यहाँ कितनी 389 हेक्टेयर जो 1.61% है आपका। और वर्तमान में परती के अलावा अन्य परती भूमि आपकी 2.28% है। वर्तमान परतियाँ इतनी है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 68.45 है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप इसमें देखिए, हर चीज़ तो याद करना संभव नहीं है, बस एक बार मोटा मोटा चीज़ें जान लीजिए, ताकि अगर कोई प्रश्न ऐसे टकराता है तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि एक अगर आप गैसिंग भी कर रहे हैं तो उसमें चीज़ें ठीक हो सकें, राइट। देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमने भी ऊपर पढ़ ली है। इसके बाद कहते हैं जिलावार वनावरण में उत्तर प्रदेश में जिला, उसका भौगोलिक क्षेत्र, उसका अति सघन में कितना है कुल योग, ये सब मध्यम सघन में कितना है, खुले वन कितने हैं, कुल कितना है, ये सब अभी हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो एरिया है, ग्रीन वॉच जिसको बोलते हैं, उसके अंदर और बाहर का वनावरण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या दी गई कुछ इस प्रकार से दिया है, इसको हम आगे समझते हैं। यहाँ पर जैसे वन के प्रकार की बात कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, वन में उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वनों को देखा पाया गया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वाले वन, ये तो हमने समझ लिया। आप कह रहे हैं कि एटलस फॉरेस्ट टाइप्स इंडिया 2020 के अनुसार चैंपियन और स्टेट का जो वर्गीकरण के अनुसार उन्होंने ऐसा कहा कि यूपी के विभिन्न वन प्रकारों के अंतर्गत कुछ उन्होंने यहाँ तालिका प्रस्तुत की है। जो सबसे बड़ा उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है उसमें उनके अनुसार यहाँ पर कुछ तालिका दी गई है। इसको एक नज़र आप डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, ताकि क्योंकि इसमें सीधा सीधा यहाँ पर बताना है कि भाई कितना क्षेत्रफल है और मैप जो अपना एरिया है उसका कितना परसेंट ये कवर करता है। क्लियर है। ये ECD जो है वो इनके द्वारा इसको कई भागों में विभक्त किया गया, उसके नाम के अनुसार यहाँ पर उनका नाम दिया गया है। जैसे ये देख लीजिए, जैसे एक उदाहरण के तौर पर शुष्क पर्णपाती झाड़ी यहाँ पर इतनी कितना परसेंट यूपी के क्षेत्र का कवर करते हैं, 2.68% कवर करते हैं। यही सारा बबूल वन, ब्यूटिया वन, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। सब टोटल की अगर बात करें तो 73.74% ये कवर करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो वृक्षारोपण TUF की बात करता है, वृक्षारोपण की भी बात करता है, 25.61% हमारे पूरे उस भौगोलिक क्षेत्र का यूपी के उसको कवर करता है इसमें। क्लियर है। चलिए देखिए, ये मैंने इसको इसलिए आपको स्क्रॉल करके बस 1-2 चीज़ें ही बताई, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ना चाहते तो इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभार आपको इससे प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप इसको स्किप भी करना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसे बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। मेन आते हैं अब हम यहाँ पर इकोनॉमिक के कुछ यहाँ पर टर्म्स हैं, जिसमें हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को। अगर हम बात करें तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, क्यों लाया गया, हम सारी पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि पंचवर्षीय योजनाओं के हमने सिर्फ नाम पढ़े थे एक मॉड्यूल में, उसको अब डिटेल में यहाँ पर जानने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखिए हमने नियोजन पढ़ा था इससे पहले, उसमें बताया था कि प्लानिंग की ज़रूरतें क्यों पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझने से हमें प्लानिंग के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, हम क्यों योजनाएं बनाते हैं, क्यों प्लानिंग करते हैं। तो देखेंगे जैसे संसाधनों का सही तरह से उपयोग करना सुनिश्चित करना होता है, जो संसाधन है उनका तार्किक वितरण सुनिश्चित करना होता है कहीं ना कहीं, और आधारभूत ढांचे का विकास करना होता है, और सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट के जो लक्ष्य उनको प्राप्त करना है, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इत्यादि चीज़ें जो है वो नियोजना की यानी कि प्लानिंग के उद्देश्यों के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए पहली योजना कब आई थी, आप देखेंगे पहली योजना जो है वो 1951 से 56 के बीच में रही थी पहली योजना। इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसे हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है, ये तो हेरोड डोमर मॉडल पर ये आधार है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर किन किन चीज़ों पर देखिए, जो पहली योजना थी उस पर किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। इनका उद्देश्य था इस पहली योजना का कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ करना था। ठीक है, तो इस योजना में क्या किया गया कि कृषि को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई और कृषि उत्पादन में यानी कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए खाद्य संकट का समाधान करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। और इस योजना में आप देखेंगे जैसे आधारभूत जो हमारी अवसंरचना है, जैसे सड़क हो गया, परिवहन और संचार सुविधाएं होगी। इसके बाद आप देखेंगे जल विद्युत विकास पर इत्यादि, यहाँ पर सिंचाई पर बहुत बल दिया गया और मेन चीज़ों पर ध्यान रखा गया किन किन चीज़ों में विकास करना है। उसके साथ साथ उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आर्थिक विषमता को भी दूर करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसमें भी देखिए यही सब दिया गया कि कृषि मूल्य स्थिरता, बिजली, परिवहन पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, यूजीसी की यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इसमें स्थापना करने की बात की गई थी। 1956 में योजना में ये जो योजना 1956 जब इसका लास्ट ईयर चला था तो उस योजना अवधि में अंत में 5 IIT प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरुआत की गई, यानी कि 5 IIT कॉलेजेस की स्थापना की बात की, इंस्टीट्यूट्स की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण भी इसी दौरान में किया गया। ठीक है, इस योजना की अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें ध्यान रखिएगा सिंचाई परियोजनाएं तो शुरू की है, हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसके साथ कौन कौन से नाम है ये जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे भाखड़ा, हीराकुंड, दामोदर घाटी बांध इत्यादि इसमें सिंचाई परियोजनाएं शामिल थी। और 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 2 जून 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, इन दो बैंक का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो याद रखिएगा, इनके ईयर्स याद रखिएगा मेनली। इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसमें ही इसी के दौरान यहाँ पर स्थापित किया था। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 2 जून 1805 के दौरान यहाँ पर की गई थी। और इसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 में, इस भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 2 जून 1956 में। मुख्यालय कहाँ रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र की बात करा है, जो कि भारत में ही है ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी कि इस योजना के अंतर्गत क्या चीज़ें आई थी और कौन सी बैंक इत्यादि के बारे में यहाँ पर जो बात की गई उनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब दूसरी योजना जो आई थी, पंचवर्षीय योजना, उसमें देखिए वो योजना का समय काल क्या था। इसमें 1956 से 61 के दौरान में जो है यहाँ पर इसको लाया गया था इस योजना को। और इसमें कहते हैं कि ये जो थी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किसमें, पीसी महालनोबिस कौन से थे, एक काफ़ी सांख्यिकीविद जो थे, वो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे, उनके नाम पर इसको रखा गया था, जिसका नाम था महालनोबिस योजना कहा गया इसको। इसमें औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे या उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि समाजवादी समाज की स्थापना करना है और इस योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें ऊर्जा और परिवहन के जो एरियाज है ना, उनके आधारभूत ढांचे के विस्तार पर अधिक बल दिया गया और रोजगार के अवसर में भी वृद्धि करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था। ठीक है, इसमें मुख्य फोकस अब कृषि से हटकर उद्योग पर आ गया था। फर्स्ट में आपका कृषि पे ज़्यादा फोकस था, भाई नई नई चीज़ें हुई थी तो उस वक्त कृषि पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा इसके साथ साथ उद्योग पे भी हमें फोकस करना चाहिए, तो इस तरह की योजना को लाया, पंचवर्षीय योजना आई। उस पर सेकेंड योजना का जो टाइम पीरियड था उसमें उद्योगों पर ज़्यादा काम किया गया, फोकस किया गया। इसी दौरान लेकिन कीमतों में 30% की वृद्धि हुई, जो पहली योजना के दौरान कीमतों में आई 13% की गिरावट की तुलना में काफ़ी अधिक थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो बात की गई थी, इसमें भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना 5 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन AE जो C है उसको अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। दूसरी औद्योगिक नीति जो है पहली 1948 में आई थी। क्लियर है। चलिए अब इसमें तीसरी योजना की बात करें, जिसको सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के नाम से भी इसको हम जानते हैं। 1961 से 66 के बीच के दौरान ये आई थी। और इस योजना में ये जो सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल से ही प्रभावित थे। ठीक है, इसके बाद इस योजना का उद्देश्य मेनली क्या था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वयं स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना है, ताकि इसके अंतर्गत जो कई सारे लक्ष्य निर्धारित किए उनको पूरे जो है हासिल किया जा सकते। अब वो लक्ष्य क्या क्या थे, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, लक्ष्य थे आपके, देखिए इसमें जैसे लक्ष्य आपके क्या क्या थे इसमें, जैसे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है, उद्योग निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है, इस्पात उद्योग हो गया, रासायनिक उद्योग हो गया, ईंधन शक्ति का विस्तार करना है, अवसर की समानता को बढ़ाना है, इसमें आर्थिक समानता पर बल देना है। भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 और भारत पाकिस्तान का 1965, तो 65 से 66 के दौरान भीषण सूखा पड़ जाने से तीसरी योजना पूरी तरह से यहाँ पर असफल रही थी। अब देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ। वर्ष 1964 में सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से बोकारो यानी कि झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की यहाँ पर स्थापना की गई थी तीसरी योजना के दौरान। ठीक है,
देखिए इसको ना यहाँ पर 3 वर्षीय जो योजना है, एक्चुअली यहाँ पर इसको योजना अवकाश भी कहते हैं। जैसे 1966 से 69 तक आप देखेंगे 3 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए इसलिए हुआ क्योंकि चीन और पाकिस्तान से युद्ध के होने के कारण क्या हुआ, देश की वित्तीय स्थिति जो थी ना, फाइनेंशियल कंडीशन देश की वो कमजोर हो गई थी, और इन 3 वर्षों को योजना अंतराल या फिर हम कह सकते हैं प्लान हॉलीडे की संज्ञा दी गई। और 66 से 67 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई क्षमता का विस्तार करके हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरित क्रांति से ऐसे संबंधित, तो याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीजें दी गई हैं। योजना के दौरान पूरी नई कृषि नीति रणनीति लागू की गई, मृदा संरक्षण भी इसमें शामिल था, उपयोग इसमें व्यापक उर्वरकों का उपयोग हुआ, सिंचाई क्षमता का दोहन पर ध्यान दिया गया। वार्षिक योजना के दौरान अर्थव्यवस्था में तीसरी योजना के दौरान उत्पन्न हुए झटकों को अवशोषित कर लिया गया था। इसके बाद आता है चौथी योजना 1969 से 74 के बीच में हुई थी आपकी। ये देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना इसे डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। किस पर? डी.आर. गाडगिल पर आधारित थी। और इस भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। और मूल्य स्तर पर अगर हम बात करें तो मूल्य स्तर में स्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से भी मुद्रा प्रसार संबंधी तत्वों को भी यहाँ पर नियंत्रित किया गया। परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू किया गया। समाज में जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी और जस्टिस की स्थापना की गई। और ऑपरेशन फ्लड अथवा हम कह सकते हैं श्वेत क्रांति इसी योजना काल के प्रारंभ में ही की गई थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा श्वेत क्रांति इसी योजना काल के दौरान पे लाई गई थी, ठीक है। यहाँ हरित क्रांति भारत पाक युद्ध गाडगिल फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। इसमें 14 प्रमुख भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकृत हुआ, उनका मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद 1980 में 6 बैंक और राष्ट्रीयकृत हुए। यहाँ पर 1960 में आपके 14 हुए थे। मुख्य फोकस कृषि की विकास दर पर था। क्लियर है। योजना के पहले 2 वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया। इसके बाद खराब मानसून के कारण अगले 3 वर्षों तक ये ठीक नहीं गुजरे थे। इत्यादि चीजें, वही सब चीजें जो मैंने आपको बताई, यहाँ पर इसी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे तो भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, पोखरण 1 में, ठीक है, जो आंशिक रूप से बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 7वें बेड़े की तैनाती में के जमाव में था ये। तो यहाँ पर इस चीज का बस बेसिकली ध्यान रखना है, इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, कौन सा परीक्षण किया गया था। इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसका जो समय काल रहता है 1974 से 1979 तक, यानी कि 74 से 79 तक रहता है। इसके उद्देश्य जो थे वो मेन था कि गरीबी का उन्मूलन करना, मतलब गरीबी को हटाना है और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को लाना है, आत्मनिर्भर करना है, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता पर प्रमुख उद्देश्य। देखिए आत्मनिर्भरता की बात उस समय पे भी कही गई थी, आज भी हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। वही देखिए इसमें क्या हुआ इस योजना में कि इस योजना में प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन और रोजगार के अवसरों का विस्तार करने, जैसे सोशल जस्टिस प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम यहाँ पर बनाए गए थे ताकि सामाजिक न्याय सबको मिल सके। और इस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और न्यायपूर्ण श्रम नीति के विकास को भी काफी महत्व दिया गया था। आय को बेहतर हो सके, बचत की घरेलू दर में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रमुख साधनों के रूप में यहाँ पर देखा गया था। इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर भी बल दिया गया, ठीक है। इस योजना के दौरान था कि एक न्यायपूर्ण कीमत और मजदूरी नीति जो है वो तय की जाए। इस योजना के दौरान क्या हुआ, 1975 में 20 सूत्री जो कार्यक्रम था उसको शुरू किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी योजना में क्रियान्वित किए गए थे। तो यहाँ पर देखिए वही सब चीजें दी गई, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम भी लाया गया। RBI का मुद्रास्फीति नियंत्रण भी यहाँ पर बताया गया था। इसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी तो इस योजना को आप देखेंगे 1978 में, यहाँ पर जो 79 में समाप्त होना था 1978 में, मतलब 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। क्यों? अब यहाँ पर देखेंगे जो रोलिंग योजना है ना, जो अनवरत योजना जिसे हम कहते हैं, 78 से 80 के बीच में ये लाई गई थी। इस पे देखेंगे जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसको 1 वर्ष के पहले ही समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। इसलिए 78 से 83 की अवधि के लिए ये रोलिंग प्लान जो कहते हैं हम जिसको, वो बनाया गया था। लेकिन नई सरकार के द्वारा फिर क्या हुआ, 1980 में ही इसे समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इसका टारगेट 83 तक का था, ठीक है। इस जो ये रोलिंग प्लान का प्रतिपादन क्या था, गुन्नार मिडल के द्वारा अपनी पुस्तक एक उनकी है एशियन ड्रामा में किया गया था। और इसे भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है, जनता पार्टी की सरकार और डीटी लकड़ावाला को जाता है यहाँ पर, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ इस योजना में, यहाँ पर जो रोलिंग योजना इस दौरान पे आप देखेंगे क्या हुआ यहाँ पर कि उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त कर दी गई, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया, सार्वजनिक बीमा योजना की भी यहाँ पर शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये सब चीजें हमें रोलिंग प्लानिंग के बीच बीच में ध्यान रखना है, कौन कौन सी आई थी, क्या क्या चीजें बीच बीच में गैप था, योजना अवकाश को
कहाँ कहाँ पर था। इसका छठी योजना की बात की जाए तो इस योजना के ये जो योजना थी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका फोकस क्या क्या था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण हो, गरीबी दूर हो, बेरोजगारी में निरंतरता कमी आए। ठीक है, परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण आदि पर कहाँ पर बात की गई थी, छठी योजना के अंतर्गत। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना भी देखेंगे शिवरामन समिति की सिफारिशों पर इसमें लाया गया था। इसमें अब देखेंगे 1982 को जो संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था उसमें नेहरू समाजवाद का यहाँ पर अंत की बात की गई थी। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर कहते हैं गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना, आर्थिक विकास दर में पर्याप्त वृद्धि हो, संसाधनों के प्रयोग से संबंधित कार्य कुशलता में सुधार है। ये सब चीजें लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। आधुनिकीकरण को बढ़ावा इसमें दिया गया था। ठीक है, और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को यहाँ पर प्राप्त करने की बात की गई थी। विकास की गति और तकनीकी लाभों के प्रसार में क्षेत्रीय समानताओं की कमी करना था। यहाँ पर घरेलू ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विकास करना, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के कार्यकुशल उपयोग पर बल देना इत्यादि इसके मुख्य क्या हुआ करते थे, लक्ष्य हुआ करते थे। इस योजना में आधारिक संरचना का विकास करने पर भी विशेष बल दिया गया है। ठीक है, ये सब चीजें आपकी क्या है, छठी योजना के अंतर्गत देखने को मिलती। टाइम पीरियड इसका 80 से 85 के दौरान था। ओके, इसके बाद हम आते हैं सातवीं योजना जो 85 से 90 के दौरान हुई थी, आपकी योजना लाई गई थी। ये योजना जो है वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य आप देखेंगे तो दीर्घकालिक विकास और अधिक उदारीकरण की बात की, लिबरलाइजेशन की बात की गई थी और लंबे समय तक के लिए डेवलपमेंट हो, ऐसी बात की गई थी। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य था कि रोजगार में वृद्धि हो, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आए, पोषण का पर्याप्त स्तर रह सके। देखिए अब चीजें होने लगी, कृषि अच्छी होने लगी, उद्योग धीरे धीरे इंडस्ट्री की बात करने लगे, अब जनसंख्या नियंत्रण की बात करने लगे, जो मॉडर्न चीजों की बात करने लगे, आधुनिकीकरण हो, आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो, सबको सामाजिक न्याय पर बल दिया जाने लगा। इस योजना में समता और न्याय पर आधारित जो सामाजिक प्रणाली है उसकी भी स्थापना करने पर बल दिया गया। और आप देखेंगे इस योजना में ऊर्जा संरक्षण, देखिए अब ऊर्जा एनर्जी की भी यहाँ पर बात की जाने लगी है। ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास, पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष बल दिया जाने लगा। अब जब चीजें निरंतर होने लगी, सही लाइन पर होने लगी, तो पर्यावरण संरक्षण की भी बात यहाँ पर की जाने लगी। ठीक है, यहाँ पर वही सब चीजें दी गई हैं कि योजना बहुत सफल रही और अर्थव्यवस्था ने 5% निर्धारित लक्ष्य की तुलना 6% यहाँ पर वृद्धि की थी। इंदिरा आवास योजना 1985 में आई, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में। तो ये जो 3 योजना इसके अंतर्गत आई है उनको ध्यान रखिएगा। 7वीं योजना के अंतर्गत इनको लाया गया है। 8वीं योजना की बात की जाए तो जो पंचवर्षीय 8वीं योजना थी 1992 से 1997 के दौरान ये आई थी और इसमें उत्पादक, रोजगार के उचित अवसर उत्पन्न करना और सर्वांगीण मानव विकास का इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया था। कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने और 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और इस योजना ने खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए 5.6% की वार्षिक औसत वृद्धि प्राप्त करने की कठोर नीतिगत यहाँ पर उपाय किए गए थे। देखिए यहाँ पर वही चीजें हैं कि किन किन चीजों का लक्ष्य रखा गया था। इसमें जो आर्थिक परिणाम हासिल किए, जैसे तीव्र आर्थिक विकास वृद्धि हो, कृषि संबद्ध क्षेत्र में विकास हो, विनिर्माण क्षेत्र, निर्यात आयात में वृद्धि हो। ठीक है, व्यापार और इसमें चालू खाते में सुधार भी यहाँ पर कई किए गए। LPG में सुधार हुआ, RPDS और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, मिड डे मील योजना 1995 में, ये सब सारी योजना इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। तो ये जो हाईलाइटेड है ना, इनको मत भूलिएगा क्योंकि इन्हीं से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। भारत में 1 जनवरी 1995 को WTO का जो है वो सदस्य बना था भारत। WTO का बता सकते हैं इसका संगठन का वो क्यों स्थापित किया गया था और भारत इसमें 1995 का इसमें सदस्य बना है। 9वीं योजना की बात की जाए तो आप देखेंगे 9वीं योजना में कि इस योजना का सर्वोच्च जो प्राथमिकता है वो न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है और समानता के साथ विकास को इसमें फोकस किया गया है। इस योजना में देखेंगे कृषि, ग्रामीण विकास पर भी काफी बल दिया गया। 9वीं योजना की मैं बात करें 1997 से 2000 के बीच में, इसका मुख्य फोकस देखेंगे सामाजिक न्याय पर जोर देना, देकर देश में विकास को बढ़ावा देना। इसी क्रम में योजनाएं लाई गई, जैसे TPDS जो अन्नपूर्णा योजना हो गई, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना हो गई, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, गंगा कल्याण योजना 1997। ये सब किसके अंतर्गत आता है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में। आप देखेंगे जो क्षेत्रीय असंतुलन दिखाई देता था उसको दूर करने, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण पर भी वहां पर प्रक्रिया पर भी बल दिया गया इस योजना के दौरान, पंचवर्षीय योजना के दौरान 9वीं। इसके बाद इस योजना में कहा गया कि जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में निर्धनता उन्मूलन, मतलब निर्धनता को दूर करना, न्यूनतम प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी यहाँ पर विशेष बल दिया जाता रहा था। और इसका कीमती स्थिरता के साथ समृद्धि प्राप्त करने का भी यहाँ पर प्रयास किया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना को यदि देखा जाए तो देखते 2002 से 2007 की बात करें तो इसमें सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसके बाद आते हैं हम 10वीं योजना पर, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 2007 के दौरान आपको देखने को मिलती है। और इसमें क्या बोला गया था कि इस योजना में सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या की गई थी।
जिसमें कहा गया कि शहर आधारित संरचना जैसे दूर संचार, बिजली, बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को ज्यादा अवसर प्रदान करने की यहाँ पर बात की गई थी। निजी क्षेत्रों पर ज्यादा बात की गई थी यहाँ पर। ठीक है, इसका शहरी आधारित संरचना में जैसे मैंने बताया कि दूर संचार, बिजली, बंदरगाह इत्यादि पर ध्यान दिया गया। इस योजना में ग्राम आधारित संरचना जो है, इस योजना में आप देखेंगे कि ग्राम आधारित जो संरचना है, सड़क विकास इत्यादि के लिए सरकार की भूमिका को निर्धारित किया गया है इसमें। ठीक है, इसमें आर्थिक प्रबंधन व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, जिसके अंतर्गत मौद्रिक और राजकोषीय जो नीतियां हैं उनको लचीला बनाने पर बल दिया गया। इस योजना में राज्य सरकार पर लक्ष्यों को निर्धारित करने की व्यवस्था भी की गई। इसमें आप देखेंगे कि इस योजना में समावेशी यानी कि एक्सक्लूसिव जो ग्रोथ है उसके द्वारा समानताओं को कम करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर यही सब चीजें राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2005 में लाई गई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, भारतीय निर्माण योजना 93, इसका नरेगा 2005 में और मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में लाया गया था। इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन इसके अंतर्गत लाया गया है। 8% जीडीपी विकास दर को हासिल करने का इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था। 2007 तक गरीबी अनुपात में 5% अंक की जो कमी है लाने का इसमें लक्ष्य इत्यादि रखा गया था। 2007 की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच की बात की गई थी। इसके बाद यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए। 2001 और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर 16.2% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था यहाँ पर। ठीक है, 2007 तक सभी प्रमुख प्रदूषित नदियों को 2012 तक अधिसूचित हिस्सों की सफाई का लक्ष्य इसके अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2007 और 2012 के दौरान ये पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन 2007, 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 को लाई गई, सबला योजना 2010 को, जिसमें लड़कियों को सशक्त बनाने की बात की गई थी। समावेश की अवधारणा इसमें लाई गई। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी किसके अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही लाया गया था। इसके बाद आप देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य था कि विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना और समावेश यानी कि एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ठीक है, इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो द्वितीय आप देखेंगे सेकंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उस पर बल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, यही सब अभी हमने देखा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन हो गया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो गया और किसानों के लिए ऋण माफी योजना की इसमें शुरुआत की गई थी। और इसके साथ साथ शिक्षा कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण का इसमें लक्ष्य रखा गया। ठीक है, कृषि उद्योग सेवा में वृद्धि को क्रमशः इस प्रकार से तक लाने की बात की गई थी। लैंगिक असमानता में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। फिर आप देखते हैं इस योजना में रोजगार के नए अवसरों को सृजन करने, निर्धनता को कम करने का प्रयास किया गया। इस योजना में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अनिवार्य सेवाओं तक गरीब वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस योजना में पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास करने पर बल दिया गया है। कृषि विकास को 4% तक बढ़ाने का इसमें लक्ष्य रखा गया। 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का उस वक्त में लक्ष्य रखा गया था। प्रजनन दर की बात यहाँ पर की गई थी, उसको घटाने की 2.1% पे लाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए क्या क्या विशेषताएं थी। इसका उद्देश्य था कि तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ठीक है, वही लाई कब गई थी 2012 से 17 के बीच में। इसका मुख्य विषय था तेज, अधिक समावेशी, सतत विकास। तो ध्यान रखिएगा मुख्य थीम क्या थी। 1 अप्रैल से 2017 से 3 वर्षीय कार्य योजना पे यहाँ पर लाई गई थी, जिसमें देखेंगे कि आर्थिक, देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के कई उद्देश्य, इसमें आर्थिक विकास की बात की गई, गरीबी और रोजगार को दूर करने की, गरीबी दूर करने, रोजगार को देने की कुछ बात की थी, शिक्षा पर बात की गई थी, इत्यादि चीजें यहाँ पर दी गई थी। यहाँ पर जो लिखा है इससे इतना आप समझने की कोशिश करिए। जैसे सकल घरेलू उत्पाद जो था उसमें 8% वृद्धि की बात की गई थी। यहाँ पर देखिए 9% वृद्धि की बात कर रहा है ना। तो आप देखेंगे इसके बाद कृषि क्षेत्र में 4% और विनिर्माण क्षेत्र में 10% वृद्धि दर को प्राप्त करने की बात की गई थी। इसके बाद इसमें प्रत्येक राज्य के द्वारा गरीबी 11वीं योजना की तुलना में 12वीं योजना में अधिमानता बताते हैं कि उच्चतर औसत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। गरीबी और रोजगार की यदि बात की जाए तो 5th ईयर प्लानिंग पंचवर्षीय योजना में के अंत तक पूर्ववर्ती आकलनों की तुलना में प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी में 10% अंकों की कमी देखी गई है। और इसमें शिक्षा की बात करें तो इस योजना के अंत तक स्कूल शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या को बढ़ाकर 7 ईयर्स कर दिया गया था। और अर्थव्यवस्था में कौशल आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक उम्र के लिए 2 मिलियन अतिरिक्त सीटों का सृजन कर उच्चतर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना था यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 7 साल की रणनीति थी कि 2030 तक 15 साल का विजन दस्तावेज तैयार किया गया कि नई प्रणाली के तहत सूत्रों ने कहा कि राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि फंड प्रभाव के कम होने की संभावनाओं का सामना भी किया जा सके। ठीक है, ये सब चीजें क्या है पंचवर्षीय योजना की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत लाई गई थी, कहा गया था।
इसमें ना केवल गरीबी रोजगार और कहते गरीबी रोजगार और इसमें देखते हैं शिक्षा ही, बल्कि स्वास्थ्य में भी देखेंगे। शिशु मृत्यु दर को यहाँ पर घटाकर 25 और मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाना था और बाल लिंगानुपात को सुधार कर 950 लाना था उस वक्त। ठीक है, ग्रामीण संरचना की बात की जाए तो इसमें देखेंगे कि सिंचित क्षेत्र को 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया था। अब संरचना में निवेश को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद में 9% ला दिया गया था। पर्यावरण पर भी ध्यान दिया गया था यहाँ पर कि जो है इस योजना के अंतर्गत हरित क्षेत्र जो है वो उसमें प्रतिवर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि की जाए और ऊर्जा क्षमता में 30,000 मेगावाट की यहाँ पर वृद्धि की जाने की बात की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसी तरह निरंतर आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ध्यान रखें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।